किस्सा कुर्सी का नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। लोकसभा चुनाव के दंगल का छठा चरण खत्म हो गया। अब तक कुल मिलाकर के 6 चरणों में 483 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आज खत्म हुए छठे चरण की अगर हम बात करें तो इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर थी। अब आखिरी चरण के लिए 19 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इशारा करता है छठे चरण के अभी तक के दौर का जो वोटिंग पैटर्न है, वो क्या कहता है अब तक का चुनाव, सियासी हवा किस तरफ है। आज इसी मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मतदाताओं का रुझान क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कई खास लोग मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ हैं बीजेपी से हरीश खुराना, कांग्रेस से अजय उपाध्याय, हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी भी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। एक चीज जो खास है, सबसे पहले मैं दर्शकों को बता दूं, हालांकि हम लगातार ये ग्राफ भी आपको दिखाते आए हैं कि किस तरह से पहले चरण से लेकर के अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो गिरता ही चला आया है। शुरुआत हालांकि काफी अच्छी हुई थी, लेकिन अभी तक इसमें हमने लगातार देखा कि कमी आई है। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार बाहर निकल रहे हैं और ये अपने हर चुनावी सभा से कह रहे हैं। हरीश जी, आपसे मेरा ये सवाल है, हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि जीत तो हम रहे ही हैं, लेकिन हमें क्या है, अपने जीत के फासले को अब बहुत बड़ा करना है, तो आप घरों के बाहर निकले, घर के अंदर बैठे मत रहें। क्या इसे समझा जाए? क्या नरेंद्र मोदी कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि जो उनके वोटर हैं, जो उन्हें वोट करने वाले हैं, वो घरों के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है? देखिए शालिनी जी, मोदी जी क्या वो कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन आप वोट जरूर करने जाइए। और ये हम लोग भी कह रहे हैं, और हमारी इच्छा, सबकी इच्छा यही है कि आपको एक अधिकार मिला हुआ है हिंदुस्तान में, आप वोट करिए ना। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे आज दिल्ली के अंदर जो थोड़ा बहुत कम, जो हमारी उम्मीद से कम थोड़ा परसेंटेज हुआ, उसका कारण है कि गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी जिस प्रकार से 42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, उस हिसाब से जो हमारी अपेक्षा थी उससे कम वोट पड़ा है। लेकिन जितना भी वोट पड़ा है वो हमारा डेडिकेटेड वर्कर जो बाहर निकला है उसका है। फ्लोटिंग वोटर जो है, मुझे लगता है कि जो हमारी अपेक्षा थी हमारे पक्ष में वोट डालने की, वो लोग कम बाहर निकले हैं। ऐसा नहीं कि हमें वोट नहीं दिया, बट लोग कम बाहर निकले हैं, ये हमारी को लगता है। लेकिन फिर भी जो उम्मीद कर रहे थे 7 सीटें हम जीतने की दिल्ली के अंदर, वो हमें निश्चित तौर पे जो हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम 7 सीटें दिल्ली के अंदर दोबारा जीतने जा रहे हैं। और इस बार जो हमें लग रहा है, जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि हमारी डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस बीजेपी से, हमें जो लग रहा है कि लगभग 6 सीटों पे, 5 से 6 सीटों पे हमारी डायरेक्ट फाइट कांग्रेस से है, ना कि आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा, कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा कि 7 के 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी। एक सीट अभी आप छोड़ रहे थे, वो कौन सी सीट है? और एक बार जब चुनाव 6 बजे के बाद जब हो जाएगा, एक बार आ जाए, लेकिन मुझे लगता है यही है कि आम आदमी पार्टी, नहीं लगता ये आपका अति आत्मविश्वास है जो संख्या बल पर आप बात कर रहे हैं? ये आत्मविश्वास कह लीजिए या जनता ने जो हमें विश्वास जताया है उसका विश्वास कह लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि दिल्ली के अंदर हम 7 सीटें जीतने जा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आम आदमी पार्टी जो 67 सीट 2015 के अंदर जो जीती थी विधानसभा के अंदर, मुझे ये लगता है कि 7 के 7 सीटों के ऊपर नंबर 3 आएगी। अजय जी से भी इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। अजय जी, हरीश जी तो यही कह रहे हैं कि जो भी वोटर बाहर निकल रहे हैं, हालांकि परसेंटेज कम जरूर है, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है लोग उन्हें ही वोट दे रहे हैं। और आप तो शुरू से ही तमाम विपक्षी दल कह रहा है कि वोट किसी को भी करो जा रहा है बीजेपी को। नहीं, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हम लोग चाहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, ये बड़ा दुखद है। और कहीं न कहीं ये निराशा का भाव भी वोटरों में दिखता है कि जिस तरह से इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, अभिलाषाएं बढ़ाई गई लगातार चुनाव के दौरान, और अभी जब शीर्ष नेतृत्व भारत का प्रधानमंत्री लगातार बोलता रहा और वो अपेक्षाओं पर नहीं उतरा, तो शायद मुझे लगता है कि उनके वोटर जो है उस लेवल पर नहीं आए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं। जहां तक दिल्ली की बात हमारे भाई ने कही, हरीश भाई ने, निश्चित तौर पे दिल्ली में चुनाव तो हुआ है, 7 ही सीट है, सभी लोग 7-7 का दावा करेंगे तो 21 सीट तो आएगी नहीं। लेकिन एक सच्चाई जरूर है, दिल्ली का दावा कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, मैं दावा नहीं करता, जनता मालिक है। एक बात जरूर है कि 7 सीट पिछली बार भाजपा को दिया था दिल्ली के लोगों ने, और दिल्ली प्रदेश की राजनीति में जब मुख्यमंत्री की बात आई तो 67 सीट, ये अपने आप में ऐतिहासिक है।
ये यहाँ के एक छोटे मदारी को दिया था। 2 मदारी देश में है, एक बड़ा मदारी है, एक छोटा मदारी। नहीं, ये देश को पूरा घुमाता है, माया फैलाता है, जुमले पढ़ता है, झूठ बोलता है। आप अपनी बात लेकिन नहीं कर रहे हैं जी, डॉक्टर उपाध्याय, डॉक्टर उपाध्याय, उपयोग ठीक करिए। मदारी बहुत अच्छा शब्द है। हरी जी, मदारी जिस तरह के भाषा का उपयोग ठीक करिए। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को, डॉक्टर उपाध्याय, हरीश जी, देश के लोगों को देशद्रोही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ओपन भाषण में कि पूर्वांचल के देशद्रोही हूं। किसने क्या कहा? आज प्रधानमंत्री जी ने बोला? अजय भाई नहीं, अरे भाषण सुन लीजिए। आज नहीं सुन रहा अजय जी, कोई कुछ भी कहे, क्या आपको भी वो भाजपा को वोट नहीं देंगे। अजय जी, क्या इससे आपको भी छूट मिल जाती है? प्रधानमंत्री ऐसा, हम तो मदारी शब्द कर रहे हैं, मायावी नहीं, मदारी अच्छा शब्द है। अच्छा बोलते हैं, अजय जी, अच्छे जुमले पढ़ते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना लोगों को झूठे झूठे वादे करते हैं। एकदम सही आपने कहा। देखिए अजय जी, यही वजह है, यही वो शब्द है जिनकी वजह से हमें हर रोज डिबेट भी करनी पड़ती है। आपके तमाम जितने नेता हैं, अभी सिद्धू ने आपके इस तरह का बयान दिया, सैम पित्रोदा ने दिया, आखिरी चरण के चुनावों में इसी से आपको नुकसान भी हो सकता है। ये चीज आपको सोच करके रखनी चाहिए। और बाद में माफी मांगनी पड़ती है आपको। तो जिसमें क्वालिटी है, मायावी है, मानिए कि आपकी कैची जैसी चलती नेताओं की जुबान ऐसी चली, ऐसी फिसली कि आपको माफी मांगनी पड़ रही है। आपको देश की सर्वोच्च अदालत के सामने हलफनामा देना पड़ रहा है। आप तो एक बुद्धिजीवी पत्रकार है, मैं तो चूंकि भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे तो मैं मान लूंगा ये बात। आप बुद्धिजीवी पत्रकार है, सुप्रीम कोर्ट में जो बात हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मानते हैं ना, बड़बोलापन था, मानते हैं ना, एकदम माफी मांगी उन्होंने। किस बात पे माफी मांगी? कि सुप्रीम कोर्ट वो बात नहीं कही जो उनसे फिर ये भी कहा राहुल गांधी ने कि सैम पित्रोदा को भी माफी मांगनी चाहिए। और इसके लिए ये अच्छा प्रधानमंत्री जी इस तरह प्रधानमंत्री नहीं है। आपके हमारी एक अच्छाई है कि हम मानते हैं, हम स्वीकार लेते हैं यदि हमसे गलती 3 बार खेलने के बाद। लेकिन ये तो बार बार गलती करनी क्यों है सर? ये बताइए ना, बार बार गलती करनी क्यों है? क्या ये आदत पड़ गई है? ये आदत पड़ गई है कि आप बोलना ही है कुछ ना कुछ। शालिनी जी, हम गलती नहीं सर, आप करते। जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने अगर कोई बात गलत बोली है तो आप किसी भी तरह से उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि फलाने ने ऐसा कहा तो हमने भी ऐसा कहा, प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, वो राष्ट्र 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी गलत शब्द का नहीं। अजय जी, देश के नागरिकों को देशद्रोही कहा जाता है, राष्ट्रीय चैनल पर होते भाषण में प्रधानमंत्री यही चीज आज हमने देखी। इससे बड़ा दुखद जो अभी अजय जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलवर गैंगरेप पीड़िता के लिए एक बात कहते हैं, सामने आकर मायावती एक दूसरी। एक मिनट अजय जी, ठीक है अजय जी, सोने का सूट बांध के कहता है सबसे गरीब है। इसमें एक चीज है, ये भी झूठ है, ये भी गलत है। अजय जी, इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा देखने मिली वो देखने मिली घृणा और नफरत। आप ये देखिए कि शालीनता, आप ये समझिए कि दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। आप देखिए कि मर्यादा का जो उल्लंघन हुआ, जो बात शब्दों की नीचता के निचले स्तर पर जो बात पहुंचकर नेताओं ने की, मुझे ऐसा लगता है कि ये सियासत वाले नहीं किसी के होने वाले। इसी बात के मद्देनजर मुझे ऐसा लगता है जो निरुत्साह एक मतदाता में दिखाई दे रहा है वो ये जानता है, चाहे वो स्टूडियो डिबेट्स हो चाहे भाषणों में, उसे ये पता चल गया है कि सीमाओं का लांघ कर जो बातें कही गई प्रचार के दौरान, मुझे ऐसा लगता है ये अभी तक के लोकतंत्र को कलंकित करती हैं। यहां पर निजता का हनन हुआ, यहां पर चरित्र का हनन हुआ, सार्वजनिक तौर पर छवि को कालिक पोतने का काम हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दुनिया की सबसे ताकत और मजबूत लोकतंत्र की बात हम करते हैं वो शर्मसार होता दिखाई देता है। उमाकांत लखेड़ा जी, अब मैं आपका रुख करने चाहूंगी क्योंकि जो डिबेट का मुद्दा था ना वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। हम ये बात करना चाह रहे थे कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है जो लगातार गिरता चला जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? जैसा हरीश जी ने शुरू में कहा कि हो सकता है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, ये भी एक रीजन है। मैं बताऊं आपको, आज मैं निर्माण भवन गई थी जहां पर सोनिया गांधी भी आई थी वोट डालने के लिए। हमें यह पहले पता था कि 9 बजे वोट डालने आएंगी, फिर पता चला 10 बजे डालने आएंगे, हालांकि वो 11:15 बजे तक आई। उसमें एक बहुत बड़ा रीजन था, ईवीएम खराब हो गई थी अंदर। हमें बाद में पता चला ईवीएम खराब है, कतार थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसीलिए उनको कहा गया है कि आप थोड़ा रुक करके आए, सिक्योरिटी रीजन भी है। तो क्या ये जो बार बार ईवीएम खराब होने की खबरें आती रहती हैं, ये जो पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पे और बाकी जगहों पे जैसी दंगे फसाद की खबरें आती रहती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और जैसा अभी मनीष जी ने कहा कि इतनी ज्यादा इस बार जो छवि है नेताओं की वो खराब हो गई है, ये तमाम मसले क्या अब एक हो गए हैं? नेताओं की छवि से ज्यादा शालीन
शालिनी, जो जुबानी जंग है वो इतने निचले स्तर पर पहुंच गई जिसमें सिवाय घृणा और नफरत के कोई चीज दिखाई नहीं दी। बातचीत हो रही है, जाति और अतिवाद प्रचार के दौरान यही देखने मिला। मेरे ख्याल से उमाकांत जी भी इस बात से सहमत। देखिए, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, और चूंकि आपने प्रश्न शुरू किया था ईवीएम को लेकर के, ये पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर ये चीज है कि ईवीएम जो है वो रुकावट पैदा न करे मतदान पर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जहां निर्माण भवन में आज ईवीएम की गड़बड़ी का मामला सामने आया है, वहां निर्वाचन आयोग वहां से 600 मीटर दूर है। मैं वहीं घूमता रहता हूं दिन भर, तो हमने ये पाया है और ये देखते हैं हम लोग, और ये शक पैदा करती है। इलेक्शन कमीशन अगर ये इसकी पूरी गारंटी अगर नहीं दे पा रहे हैं कि ईवीएम ठीक होगी, ईवीएम के कारण मतदान कहीं नहीं रोका जाएगा। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि जो दूसरी ईवीएम एक वैकल्पिक रूप में होती है, पता लगा ये भी खराब है। तो ये जो चीजें हैं एक शंका पैदा करते, सरकार किसी की भी हो। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में जब हम ईवीएम की बात करते हैं तो मैन बिहाइंड द मशीन, मैन बिहाइंड द मशीन ईवीएम के पीछे कौन है? इलेक्शन कमीशन। राज किसी का भी हो, कांग्रेस का हो, भाजपा को, या तीसरी पार्टी का, किसी का भी राज हो, ये एक सवाल है। इसका निदान जो आने वाली सरकार है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसका वो फुल प्रूफ इंतजाम करे। दूसरी बात यह कि मतदान परसेंटेज कम हो रहा है, तो मतदान परसेंटेज कम होने के फैक्टर अलग अलग हैं। मैंने पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन जाकर के कवर किए हैं, 3 इलेक्शन वहां कवर किए हैं। मैंने दिल्ली के इलेक्शन भी कवर किए हैं। दिल्ली में हमेशा वो सारा एक्सपीरियंस भी उमाकांत जी हम आपका लेंगे बिल्कुल, और आगे भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका किस्सा कुर्सी का में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। 6 फेज के चुनाव हो चुके हैं और क्या कहता है वोटिंग परसेंटेज, जनता के दिल में क्या है? एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो लोग घरों के बाहर निकल क्यों नहीं रहे हैं? और ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से बदजुबानी इस बार इलेक्शन में दिखाई दी है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और रुख इस वक्त मैं करूंगी कांग्रेस से अजय उपाध्याय जी का। अजय जी, बहुत सीधा सा सवाल चाहती हूँ, आप बहुत शॉर्ट में इसको निपटाएं भी। आज भी राहुल गांधी ने कहा कि हमारे दिल में तो नफरत है ही नहीं। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि हम नफरत की राजनीति करते ही नहीं है। तो जब आपके अध्यक्ष ये बात बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी ये बात बोल रही है, तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो बाकी नेता हैं, उनके मन में नफरत क्यों है? ये बीच बीच में क्यों इस तरह की चिंगारी सामने आती रहती है? नहीं, हमारे कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कोई वैसी अभद्रता अभी आपने मदारी कहा था, मैं रिपीट कर दूं, चंद मिनट पहले। लोक भाषा है मदारी शब्द। मदारी शब्द को आप इतना क्यों ले रहे हैं? ऐसी लोक भाषा बीजेपी करे चलेगा? लोक भाषा है, हाँ या नहीं सर? समय कम है, हाँ या नहीं? हाँ, ये लोक भाषा है। ऐसी लोक भाषा का इस्तेमाल बीजेपी करे चलेगा? लोक भाषा में मदारी शब्द, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी के लिए ऐसी लोक भाषा का इस्तेमाल बीजेपी करे चलेगा? मदारी शब्द कहे चलेगा? ठीक है, नहीं, आप सुन लीजिए। नहीं, तो व्यक्तिगत आरोप आप लगाने लगी मेरी भाषा पर, तो आप सुन लीजिए। मदारी वो है जो सपना दिखाता है और खेल खेलता है। जनता से सपना मोदी जी ने दिखाया है, जुमले पढ़ा है, वादा किया है और सिर्फ खेल खेला है, उसको पूरा नहीं किया। कोई भी पूरा नहीं करता है, उसी को मदारी कहेंगे। डॉक्टर उपाध्याय, डॉक्टर उपाध्याय, इतना मैं भाषा समझता हूँ कि कौन सी भाषा का क्या मीनिंग। डॉक्टर उपाध्याय, मैं जानता हूँ आप डॉक्टरेट हैं, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि भाई कोई आपको बीन बजाने वाला भी तो कह सकता है। बोल ही रहा है यहाँ तो बिच्छू तक कहा, सांप कहा, बिच्छू कहा, और जो सिद्धू बोलते हैं, सिद्धू बोलते हैं, क्या एक्शन लिया? क्या एक बार इन्होंने आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर एक बार हरीश जी आप बोलिए कि क्या सांप बिच्छू आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोला था सही है? नहीं, उस पर आप जवाब दीजिए। आप उसको क्या रिग्रेट करते हैं? आप उसको क्या रिग्रेट करते हैं? सर, हमारे पास समय कम है। मैं एक छोटा सा कमेंट उमाकांत लखेड़ा जी से भी ले लूं। उमाकांत जी, एक बात बताएं, 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। मसला हमारा ये था कि क्या कहता है जनता का दिल और क्यों वोटिंग परसेंटेज लगातार डाउन होता चला जा रहा है। ये 6 चरण के जो चुनाव हो चुके हैं और अब जो अगला बचा है, क्या लगता है आपको आगे लोग घरों के बाहर निकल करके आएंगे? और ये जो गिर रहा है ग्राफ, किस ओर जा रहा है? हवा का रुख क्या है शॉर्ट में? देखिए, लोगों का एक तो निश्चित रूप से ये तय साबित हो रहा है कि जो मतदान प्रतिशत लगातार गिर रहा है, पहले चरण से लेकर के छठे चरण में लगातार 1%, आधा %, 1.5%
ये जो लगातार जो कमी हो रही है उससे सीधा असर पड़ रहा है कि लोगों की रुचि कम हो रही है। और ऐसी हालत में कुछ बताएंगे? रुचि कम होने के कारण क्या है? एक तो माइग्रेशन लोगों का एक जगह से रोजी रोटी की तलाश में हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली जैसे जगह पर जहां से देश के कोने कोने से लोग माइग्रेट करके आए हैं, वहां अगर मतदान प्रतिशत घट जाए तो और भी चिंता की बात है। हवा है या नहीं है, लहर है या नहीं है, वोटिंग परसेंटेज देखते हुए? देखिए, लहर की बात तो ये राजनीतिक तौर पर किसी सियासी दल के लिए हो सकती है शालिनी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस समय वोटर के मन में जो दुविधा है कि आखिर वो किस ओर जाए किस नहीं, क्योंकि 2014 बनाम 2019 है, यानी 2014 के मोदी और 2019 के मोदी। ठीक है, तो 2014 के मोदी और 2019 के मोदी के बीच में फिलहाल इस वक्त लड़ाई और दुविधा भी है तमाम वोटर्स के मन में। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।